कोटा विश्वविद्यालय कोटा के एमए फाइनल के एक कृषि भूगोल के पाठ्यक्रम के अनुसार कल हम जो पिछला लेक्चर था उसमें फॉन थोनेन के कृषि अवस्थिति सिद्धांत या हम कृषि भूमि उपयोग सिद्धांत और प्रयोग के जो टॉपिक था उस पर चर्चा कर रहे थे। आज हम जो इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है वो फॉन थोनेन का कृषि अवस्थिति जो सिद्धांत है उस पर मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। फॉन थोनेन के सिद्धांत को भलीभांति समझने के लिए आवश्यक है कि उनके द्वारा कुछ मान्य दशाओं का ज्ञान सबसे पहले प्राप्त होना ज़रूरी है। इन दशाओं का स्पष्टीकरण हम निम्न रूप में कर सकते हैं। जैसे पहला न बिंदु के रूप में हम कह सकते हैं कि उन्होंने एक ऐसे प्रशस्त कृषि क्षेत्र की कल्पना की है जो पृथक देश या आइसोलेटेड स्टेट के रूप में पाया जाता है और जिसमें एक ही नगर स्थित है। यद्यपि ऐसी दशाएं वास्तविकता से परे होती हैं, किंतु अपने सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए उन्हें इस वास्तविकता को चयन करना पड़ा। भौगोलिक दृष्टि से ये एक काल्पनिक स्थिति मात्र ही है, ये कहा जा सकता है। दूसरा, इन्होंने इस एक नगर को उत्पादन तथा उपभोग दोनों का स्रोत माना। साथ ही इस क्षेत्र में समान मृदा उर्वरता, फसलों की उपज क्षमता, लागत व्यय की और यातायात की सुविधाओं की कल्पना की गई जो वास्तविकता में परिवर्तित नहीं होती है। विशेषकर सम्यक उत्पादन क्षमता तथा समान यातायात की कल्पना भौगोलिक दृष्टि से संभव नहीं है, किंतु फॉन थोनेन ने अपनी वैचारिक अनुशीलता को सरल बनाने के लिए ऐसे वास्तविक संदर्भों का भी परित्याग किया। उन्होंने माना कि दूरी तथा भार के अनुपात में ही परिवहन व्यय बढ़ता है, जो कुछ विशेष संदर्भों से सही प्रतीत होता है। उनके अनुसार उस एक नगर के अतिरिक्त उस कृषि क्षेत्र में ग्रामीण बस्तियां फैली होंगी। कृषक अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक होंगे और उस नगर में स्थित बाज़ार की मांग के अनुसार अपने कृषि क्षेत्र में फसल उगाने में सक्षम होंगे। ये जो चार मान्यताएं उनकी थी मुख्य रूप से फॉन थोनेन की अपने मॉडल को जब इन्होंने प्रतिपादित किया उस समय, तो उन मान्यताओं के अनुसार बाजार क्षेत्र के चारों ओर बढ़ती हुई दूरी के अनुसार फसलों के उत्पादन क्षेत्र का लाभ अनवरत रूप से घटता जाएगा। यदि शहर में बढ़ती हुई दूरी के अनुसार विभिन्न उद्यमों का सहज महत्व ध्यान में रखा जाए तो उस आधार पर अधिक महत्व के उद्यम नगर के निकट और कम महत्व के उद्यम नगर से दूर क्रियान्वित पाए जाएंगे, ऐसा माना जाता है। इसी प्रकार फॉन थोनेन ने अपने जो सिद्धांत है उनमें किसी भी कृषक का लाभ तीन विचलकों पर आधारित होता है, ऐसा माना है। जो कि एक इन्होंने सूत्र प्रतिपादित किया है जिसके अनुसार हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि P बराबर V माइनस ब्रैकेट में E प्लस T ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर P से आशय है कृषक का लाभ या प्रॉफिट फार्मर का, V से वस्तु का विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस, E से उत्पादन की लागत एक्सपेंस और T से परिवहन या ट्रांसपोर्ट की लागत। ये इस बात को बताता है। फॉन थोनेन का जो ये मॉडल है इसके अंतर्गत इन्होंने एक चित्र द्वारा एक जो वहाँ की जो स्थितियाँ हैं, एक आदर्श स्थितियाँ बताने की इन्होंने उसके अंतर्गत कोशिश की है, उसका प्रयास किया है। इन्होंने माना है कि एक वलय आकार में जो होता है वो केंद्र में जो होता है वो आदर्श स्थिति के रूप में केंद्र में नगर होता है। उसके बाद जो है वो बागवानी या कृषि एवं दुग्धोत्पादन का क्षेत्र होता है। फिर जलाऊ लकड़ी के वन वाला बेल्ट होती है। फिर पड़ती
रहित सघन कृषि होती है, एक नाव्य नदी होती है जिसमें कि परिवहन की सुविधा हो पड़ती है एवं चारागाह सहित अन्न उत्पादन की पेटी होती है। इसी के साथ त्रिक्षेत्र व्यवस्था होती है और फिर अंत में इन्होंने इसे पशुपालन का पेटी के रूप में प्रतिपादित किया है। वन थुनैन का मंतव्य है कि किसी भी भू क्षेत्र पर उन्हीं फसलों का उत्पादन किया जाता है जिससे अधिकतम आर्थिक लाभ प्राप्त होता है, और इस आर्थिक लाभ का जो इन्होंने जो सूत्र दिया है उसके आधार जिसके आधार पर इसको उन्होंने परिकलित किया है वो है L=y ब्रैकेट P माइनस E ब्रैकेट क्लोज माइनस YD ब्रैकेट में F। यहाँ पर L से मतलब है लोकेशनल रेंट, Y है प्रति इकाई भूमि की उपज प्रति वर्ग किलोमीटर टन में द क्रॉप यील्ड, P से यहाँ आशय है उपज का बाजार मूल्य मार्केट प्राइस ऑफ द क्रॉप, C से आशय है उपज की उत्पादन लागत प्रोडक्शन एक्सपेंस, D का से आशय है बाजार की दूरी डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रल मार्केट, और F से इनका आशय है परिवहन लागत या ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अधिवास गांव नगर से जैसे जैसे कृषि उत्पादन क्षेत्र की दूरी बढ़ती जाती है, इनका मानना था कि वैसे वैसे शस्य स्वरूप में विभेद दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार बाजार से दूरी बढ़ने के साथ उत्पादकता एवं शुद्ध लाभ में भी जो है वो कमियां होती जाती है तथा भूमि उपयोग में भी इनका मानना था कि परिवर्तन देखने को मिलता है। जो उन्होंने सूत्र दिया उसके अनुसार कृषि पेटी की बाहरी सीमा परिवहन लागत के बढ़ते जाने के कारण घटते हुए लाभ का द्योतक होगी, और जहाँ कहीं ऐसा लाभ समाप्त प्राय होगा वहाँ ये बाहरी सीमा निर्धारित हो जाएगी। कृषि पेटी में आंतरिक उप पेटियों की सीमाएं अधिक लाभ तथा कम लाभ देने वाली फसलों एवं बाजार से बढ़ती हुई दूरी दोनों ही विकल्पों पर आधारित होंगी, ऐसा इनका मानना था, जिनमें परिवर्तनों का प्रभाव इन उप पेटियों पर निरंतर पड़ता रहेगा। वन थुनैन का कृषि भूमि उपयोग जो पद्धति है उसके अंतर्गत इन्होंने अलग अलग रूप में इसको एक टेबल के रूप में भी हम इसको समझ सकते हैं। इसमें नगरीय औद्योगिक गहन कृषि है, वन है, विपणन की अगर मुख्य वस्तु की बात करें तो औद्योगिक वस्तुएं दूध साग सब्जी जलाऊ इमारती लकड़ी, राई आलू, राई की कृषि, राई पशु उत्पाद। तो इस तरह से इन्होंने अलग अलग भाग किए हैं। इसी प्रकार भूमि उपयोग का प्रकार अगर हम बात करें तो वो नगरीय औद्योगिक गहन कृषि होगी, वन क्षेत्र होगा, विस्तृत कृषि होगी, और पशुपालन होगा, बंजर भूमि होगी। इसी तरह से अगर उत्पादन पद्धति की इनकी बात करें हम तो प्रदेश का व्यापारिक नगर, अति गहन दुग्ध एवं सब्जी उत्पादन, खाद का अधिक प्रयोग, संतुलित वानिकी होगी, षष्ठ वर्षीय प्रति रहित फसल चक्र होगा जिसमें राई आलू वेज क्लोवर जो होगा, सप्तवर्षीय फसल चक्र चारागाह राई ओट आदि होगी, प्रति त्रिक्षेत्र भी होगा, चारागाह जिसमें राई चारागाह प्रति पशुपालन पशुओं के लिए कुछ राई इत्यादि आदि इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से इन्होंने एक आदर्श स्थिति के रूप में अपना मॉडल प्रस्तुत किया और उसको आधार मानते हुए इन्होंने केंद्र में केंद्रीय नगर को और अलग अलग पेटियों का स्थिति इन्होंने बताई।